नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम प्रश्न पत्र में जो यूजीसी नेट में इकाई 7 है, आंकड़ों पर आधारित, वह आपको कराई जा रही है। और जो आंकड़ों पर आधारित इकाई दी गई है, उसमें आप लोगों को कल सारी चीज़ें मैंने समझाया। आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होगा, आंकड़ों का स्रोत क्या होगा, इसके अलावा गुणात्मक आंकड़े क्या हैं, मात्रात्मक आंकड़े क्या हैं, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के तहत क्या आएगा, विचरणशीलता के तहत क्या क्या आएगा, या ग्राफ जो होते हैं वो ग्राफ कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें कल मैंने समझाई। अब इसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है डीआई के लिए। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में वर्ष 2023 में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं हर विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में हर विषय का प्रथम प्रश्न पत्र अलग ही होता है। जैसे मान लिया आपका हिंदी है तो हिंदी के फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में जो फर्स्ट पेपर आया वो अलग रहेगा। किसी का होम साइंस है तो उसका फर्स्ट पेपर अलग रहेगा, या किसी का अंग्रेजी है तो भी फर्स्ट पेपर अलग रहेगा, किसी का इतिहास है या भूगोल है तो फर्स्ट पेपर अलग रहेगा। तो ऐसे 2023 में जो फर्स्ट पेपर बने हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर केवल 3 है, पीडीएफ मैंने भेज दिया है। और कल इसी तरीके से आपको कम से कम 8 से 10 सेट आपको मिलेंगे और एक एक करके सारे सेट आपको कराए जाएंगे। और ईमानदारी से लगकर आप लोग मेहनत कर लीजिए। एक डीआई अगर आपने किया तो 5 प्रश्न आपके पक्के हैं। सिर्फ यहाँ पर समझना होता है, शब्दों को समझिए, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करिए और फिर देखिए इजी वे में आप प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ महिला कर्मचारियों का विवरण दिया गया, व्यावसायिक ग्रेड, प्रबंधकीय ग्रेड। और व्यावसायिक ग्रेड में विधिक, तकनीकी, एचआर, वित्तीय, अन्य दिया गया। प्रबंधकीय में टीम प्रबंधन, कार्यकारी और विभागाध्यक्ष। इसके तहत यहाँ पर नोट करके दिया गया है कि व्यावसायिक में पुरुष कर्मचारियों की तुलना में व्यावसायिक में पुरुष कर्मचारियों की जो संख्या है, इसको सही कर लीजिएगा, पुरुष महिलाओं की तुलना में 5 गुना है। पुरुष महिलाओं की तुलना में 5 गुना है। व्यावसायिक और प्रबंधकीय दोनों में कुल नियुक्त कर्मचारी 1300 हैं। कारपोरेशन में कुल कार्यरत कर्मचारियों का 8% दोनों विभागों में है, यानी व्यावसायिक ग्रेड में और प्रबंधकीय ग्रेड में। तो यह प्रश्न में आपको इतना दिया गया। अब देखें प्रश्न कैसे पूछा गया। प्रश्न ये पूछा गया कि कुल कितने कर्मचारी, यानी पुरुष और महिला व्यावसायिक में है। व्यावसायिक में कुल कितने हैं? 540, 450, 360, 270। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे प्रश्न हम कैसे करें। यहाँ पर महिलाओं का विवरण जो दिया गया है, व्यावसायिक में देखिए पहले कुल महिला कितनी है। व्यावसायिक में कुल महिलाएं कितनी हैं? 30 + 15, 30 + 15 + 15 + 20 + 10। तो यहाँ पर कुल व्यावसायिक महिलाओं की संख्या कितनी है? 90 है। सिर्फ व्यावसायिक में आपको देखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यावसायिक ग्रेड अलग है, ये है व्यावसायिक ग्रेड, ये है प्रबंधकीय ग्रेड। तो व्यावसायिक ग्रेड में महिलाएं कितनी हैं? तो 30, 30 × 15 = 45, 45 × 15 = 60, 60 × 20 = 80 और 10 = 90। कुल 90 महिलाएं हैं व्यावसायिक ग्रेड में। व्यावसायिक ग्रेड में 90 महिलाएं हैं। जबकि यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि कुल कितने कर्मचारी पुरुष और महिला व्यावसायिक ग्रेड में। तो महिलाएं 90 है और व्यावसायिक में पुरुष महिलाओं की तुलना में 5 गुना है, यानी 90 का 5 गुना पुरुष है। तो 90 का 5 गुना कितना होगा? 9 × 5 करेंगे, कितना होगा? 45 होगा। तो 90 × 45 कितना होगा? 450। अगर 90 महिलाएं हैं तो पुरुष 450 हैं। तो कुल कितने हैं? 450 में 90 आप जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे?
540, तो आपका उत्तर हो गया 540। देखिए इसी तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। अब कहा गया कि व्यावसायिक और प्रबंधकीय में कुल कितने कर्मचारी पुरुष हैं। ये कहा गया कि व्यावसायिक में और प्रबंधकीय ग्रेड में कुल कितने पुरुष कर्मचारी हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि व्यावसायिक और प्रबंधकीय दिया गया है कि व्यावसायिक और प्रबंधकीय दोनों में कुल नियुक्त कर्मचारी 1300 हैं, कुल 1300 हैं। जबकि महिलाओं का केवल विवरण दिया गया है, महिलाओं का विवरण दिया गया 30, 15, 15, 20, 10, 25, 1, 4, यही तो दिया गया। तो कुल महिलाएं हमने देखा व्यावसायिक ग्रेड में हमारे पास 90 महिलाएं हैं, प्रबंधकीय में 30 महिलाएं हैं, 25, 1, 26, 4, 30 महिलाएं हैं। तो कुल 120, कुल महिलाएं 120 हैं। व्यावसायिक ग्रेड और प्रबंधकीय में 120 महिलाएं हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर 120 महिलाएं हैं और व्यावसायिक और प्रबंधकीय दोनों में कुल कर्मचारी दिया गया है कि 1300 हैं, तो 1300 कर्मचारी में 120 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे। भाई कॉपी पेन भी आपके पास होना चाहिए ताकि जो बताते चले उन्हें आप लिखते चले, माइनस करते चले। तो 1300 में से आप 120 घटा दो। नहीं कॉपी पेन है, 120 है, 1300 में पहले 100 घटा दो, कितना बचेगा 1200। 1200 में 20 और घटा दो, कितना बचेगा 1180। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1180। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद फिर कहा गया कि प्रबंधकीय ग्रेड में कुल कितने पुरुष हैं। अगला प्रश्न है कि प्रबंधकीय ग्रेड में कितने पुरुष हैं। अभी व्यावसायिक में हम लोगों ने देखा कि व्यावसायिक में दो ही है हमारे पास, एक है व्यावसायिक ग्रेड और एक है हमारे पास प्रबंधकीय ग्रेड। व्यावसायिक ग्रेड में हमने देखा कि 90 महिलाएं हैं और 450 पुरुष हैं। टोटल हमारे पास इसमें 540 लोग हैं। यानी व्यावसायिक में महिला पुरुष मिलाकर 540 है और व्यावसायिक और प्रबंधकीय दोनों में मिलाकर दिया गया है कि 1300 हैं। तो 1300 में से अगर हम 540 को घटा देते हैं, नहीं कॉपी पेन है तो 1300 में से 500 घटा दीजिए, कितना बचेगा 800 बचेगा। 800 में से फिर जो 40 बचा उससे घटा दीजिए, तो 760 आपके पास बचेगा। अब 760 क्या है, प्रबंधकीय में पुरुष और महिला मिलाकर 760 हैं। भाई 1300 में 540 व्यावसायिक में हो गए, 760 आपके पास प्रबंधकीय में हो गए। अब प्रबंधकीय में 760 पुरुष और महिला मिलाकर हैं, जबकि जो डेटा हमको दिया गया उसमें सिर्फ महिलाओं का दिया गया। तो प्रबंधकीय में महिलाएं कितनी हैं, टीम प्रबंधन में 1 है, 25 हैं, कार्यकारिणी में 1 है और 4 विभागाध्यक्ष हैं। यानी कुल महिलाएं 25, 1, 26, 4, 30। 760 में से 30 महिलाएं हैं, तो कितने पुरुष बचे। भाई 760 हमारे पास महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, जिसमें से 30 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने बचे 730 पुरुष। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 730। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखें, कारपोरेशन में कुल कितने कर्मचारी हैं। जब कारपोरेशन में कुल कितने हैं तो यहाँ पर फिर से हम पहले आएंगे और देखेंगे कि दिया है कि कारपोरेशन में कुल कार्यरत कर्मचारियों का 8% उपर्युक्त दोनों विभाग में है। यानी 100% जो कर्मचारी हैं उसमें से 8% यहाँ पर इन दोनों विभाग में है। तो कुल कितने लगे हैं इस विभाग में, ये भी तो हमको देखना है। तो 8% अगर कर्मचारी यहाँ हैं, यानी 30 + 15 65, 15 80, 30 + 15 45, 45 और 15 60, 60 20 80, 10 90, 90 और इसके बाद में 90
और ये हो गया 25, 115 और 5 20, 120। यही हो गए हमारे पास। तो इस तरीके से महिलाएं देखें तो 120 हैं, लेकिन कहा गया है कि कारपोरेट में कुल कर्मचारी, केवल महिला नहीं, कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी कितने हैं? 1300 हैं। तो 8% बराबर हो जाएगा हमारा 1300। एक बार फिर से समझिए, कहा है कारपोरेशन में कितने कर्मचारी हैं, केवल पुरुष या केवल महिला नहीं पूछा, कारपोरेशन में कितने हैं। तो एक तरफ यह कह रहा है कि कारपोरेशन में कुल कर्मचारियों का 8% इन दोनों विभाग में है, नहीं व्यवसायिक में और प्रबंधकीय में, जबकि व्यवसायिक और प्रबंधकीय में कुल कर्मचारियों की संख्या 1300 है। तो हम कह सकते हैं 8% बराबर 1300, तो कुल 100% बराबर कितने होंगे? तो इसको हम ऐसे निकालते हैं, 8% बराबर 1300, तो 100% बराबर कितना होगा? या नहीं जानते हैं आप तो ऐसे कह दें कि भाई 1300 में आपको 1300 में 8 कोई सामान मिलता है, 1300 में कोई 8 सामान मिलता, तो एक सामान कितने का होगा? तो आप कहेंगे कि 1300 बटे 8, 8 से भाग कर देंगे तो एक सामान कितने का है आपको पता हो जाएगा, यही ना। तो अगर एक सामान को हमको पता हो जाएगा तो कुल 100 सामान कितने के होंगे, यानी 100% कितना होगा, यही तो निकालना है हमको। 4 से भाग कर दीजिए, 2 बार हो जाएगा 8, 4 से इसको भाग कर दीजिए, 12 हो गया, 1 बचा, 10 हो जाएगा, 2 बार होगा 8, 2 बचेगा 20, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 325 गुणे 50, 325 गुणे 50। अब कहेंगे कि सर 325 गुणे 50 से हम कैसे गुणा करें, इतना बड़ा गुणा मुझे नहीं आता है। चलो नहीं आता है, अब सिंपल तरीके से देखो, पहले 0 लिख दो, 0 लिख दो। अब 5 को 5 से गुणा करो, 25 हो जाएगा, 2 आपके पास बचा। 5 को 2 से गुणा करो, 5 से 2 को गुणा करो, 10 हो गया, 2 जो बचा था 10 2 12 हो गया, 1 बचेगा। 5 को 3 से गुणा करो, 15 हो गया, 1 जो बचा था उसे आप लिख दो, कितना हो गया, 16 हो गया, 16,250। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो गया पहला 16,250। भाई कुछ लोग कहते हैं मैथ नहीं आती है सर, एकदम 0 से समझा दीजिए, तो 0 से ही तो समझाते चल रहे हैं। अब तो अपनी प्रतिक्रिया आप व्यक्त करें, जो लोग देख रहे हैं कि हाँ समझ में आया कि नहीं। व्यावसायिक ग्रेड की कितनी प्रतिशत महिलाएं विधिक और एचआर में हैं? व्यावसायिक ग्रेड की कितनी प्रतिशत महिलाएं विधिक और एचआर में हैं? तो अब विधिक और एचआर में व्यावसायिक ग्रेड की कितनी प्रतिशत महिलाएं, पहले व्यावसायिक ग्रेड में है कितनी महिलाएं? तो व्यावसायिक ग्रेड में हमको पता है कि 90 महिलाएं हैं। भाई 30 15 45 15 60 20 80 10 90 महिलाएं हैं। अब उसने पूछा कि व्यावसायिक ग्रेड में कितनी प्रतिशत महिलाएं विधिक और एचआर में हैं। विधिक में कितनी हैं? 30। एचआर में कितनी हैं? 15। तो 30 15 45, यही तो है। कुल महिलाएं कितनी हैं? 90। विधिक और एचआर में कितनी हैं? 45। तो कितने प्रतिशत हैं? भाई नहीं पता है, चलो हम मान लेते हैं कि 90 महिलाएं हैं। कुल 90 महिलाओं का एक समूह है, 90 में से 45 महिलाएं ऐसी हैं जो साड़ी पहनी हैं, बाकी जो 45 है कोई पैंट शर्ट पहना है, कोई स्कर्ट पहना है, कोई गाउन पहना है, कोई कोट पहना है, लेकिन 45 महिलाएं ऐसी हैं जो साड़ी पहनी हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कुल महिलाओं में कितने % महिलाएं ऐसी थी जो साड़ी पहनी थी, तो आप कहेंगे आधी थी। 90 का 45 आधी, यानी कितने प्रतिशत? तो 50%, 50% महिलाएं। यही तो हुआ, 50% मतलब क्या? आधा। तो 90 का आधा यानी 50%, 45 महिलाएं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, प्रतिशत में पूछा गया
कितने प्रतिशत? आपका उत्तर हो जाएगा 45%। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगला देखें, कर्मचारियों का यहाँ पर पूरा प्रतिशत दिया गया, वेतन दिया गया। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। अकाउंट विभाग दिया गया, प्रोडक्शन दिया गया, आईटी दिया गया, एचआर दिया गया, मार्केटिंग दिया गया। कर्मचारियों की संख्या दी गई कि 1800 है, जिसमें अकाउंट में 20% है, प्रोडक्शन में 35% है, आईटी में 15% है, एचआर में 12% है, मार्केटिंग में 18% है। और इसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या 1020 है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या 1020 है। तो यहाँ पर अकाउंट में 5%, प्रोडक्शन में 50%, आईटी में 20% पुरुष हैं, एचआर में 10% पुरुष हैं, मार्केटिंग में 15% पुरुष हैं। पदोन्नत प्राप्त कर्मचारी, जिसमें पुरुष और महिला सब हैं, 600 हैं, जिसमें से 6%, 35%, 26%, 11%, 22% ये दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि एचआर में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या, एचआर में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? अब यहाँ पर देखते हैं एचआर में पदोन्नत प्राप्त कितने हैं। एचआर में आप देखें 11% पदोन्नत प्राप्त हैं। तो 600 कुल हैं, 600 का 11% कितना होगा? भाई आपसे कहें कि 600 है, 600 का 10% बताइए। भाई साधारण रूप से समझिए, बहुत मैथमेटिकल तरीके में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल बस जान लीजिए, बाकी चीज़ें व्यवहारिक रूप में सीखिए। 600 का 10% कितना होगा? आप कहेंगे 60 हुआ, 10% 60 होगा। अगर 10% 60 है तो 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 6 होगा। भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत अगर इसको हम अलग करें तो प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, यानी 1 का 100वां भाग, है ना? यही हुआ प्रतिशत। प्रति का शत, 1 का 100, यानी 100 का पहला अंश। तो यहाँ पर 600 का 1% कितना होगा? तो 600 गुणे कितना? 1/100, यही तो करेंगे आप। हो गया 1 गुणे 6 हो गया। तो यहाँ पर 1% अगर 6 है तो 11% कितना हो जाएगा? 11 गुणे 6 66, यानी पदोन्नत प्राप्त कर्मचारी एचआर में कितने हैं? 66 हैं। अब कहा एचआर में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या हमको पता हो गई 66 है। विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? अब एचआर विभाग में कितने % कर्मचारी हैं? तो एचआर में है 12%। 1800 का 12%। तो जब प्रतिशत निकालेंगे तो 1800 का 12% कितना होगा? 1800 गुणे 12, 12% निकालना है तो नीचे 7 यानी 100 होगा, दोनों कट जाएगा। 18 से 12 को गुणा कर दीजिए। नहीं आता है इतना लंबा गुणा, कॉपी पेन नहीं है तो 18 गुणे 10 तो पता होगा। भाई 12 है, 18 गुणे 10 कितना होगा? 180। मन में गुणा कर लीजिए, 180 हो गया, 2 बचा, 18 दूने 36 हो गया। तो 180 और 36 कितना हो जाएगा? ऐसे जोड़ लीजिए 216। तो आपको पता हो गया 216। बिना कॉपी पेन के आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं तोड़कर। तो यानी ये जो 66 है यह कितने प्रतिशत है? 216 का। 66 कितने प्रतिशत है? 216 का, यही आपको निकालना है। यानी कैलकुलेशन अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन यहाँ पर ये करेंगे, लिखेंगे 66 कितने प्रतिशत है? किसका? 216 का। 66 गुणे 100, प्रतिशत जब निकालना हो कितने प्रतिशत है, कोई अंक कितने प्रतिशत है तो 100 ऊपर लिखा जाएगा। और जब प्रतिशत दिया हो यानी 20% कितना होगा, तो प्रतिशत दिया है तो तब आपका हो जाएगा नीचे 100। तो 66 गुणे 100 बटे 216। अब इसी को कैलकुलेशन इसका कर लीजिए।
इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, सही उत्तर आपको पता चल जाएगा। नहीं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आता है तो ऑप्शन देखकर आप लगा दीजिए। अब कहेंगे ऑप्शन देखकर सर कैसे? 216 का 10% कितना होगा? 21.6। यही तो होगा 21.6, 10% यही होगा। तो अगर 10% 21.6 है तो 10% का 3 गुना है 30% कितना होगा? 30% कितना होगा? तो गुणा कर लीजिए 3 से गुणा कर लीजिए लगभग, तो 30% अभी पता चल जाएगा। 30% कितना होगा? तो 3 गुणे 6 18 का 8 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4, 3 दूने 6, यानी 64.8, लगभग 64.8, यानी 65 के लमसम यही मान लें। और है कितना? 66। तो यहाँ भी लगभग दिया है 30.56, 3 गुना है तो हमारा 30.56 उत्तर हो गया। तो ऐसे भी नहीं कैलकुलेशन आता है, नहीं बहुत ज़्यादा कर पाते, तो ऐसे तो आप हल ही कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखें। एक साथ सभी विभागों में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या। अब एक साथ सभी विभाग में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 600 है। एक साथ सभी विभागों में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या यानी हमको पता है 600 है कि कुल संख्या, कुल पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या यानी 600। एक साथ सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या यानी कितनी है कुल संख्या सभी विभागों में? तो बताया गया है 18% का कितने प्रतिशत है, यानी 600 कितने प्रतिशत 18 का? तो 600 कितने प्रतिशत है बताइए, कितने गुना है? 600 गुणे 3 1800, यानी 3 गुना है, यही ना। तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 33%। भाई 600 कितने प्रतिशत है, कितने 100 है किसका? 1800 का। 600 3, तो 100/3 और 100/3 करेंगे तो कितना आएगा? 33.333, यही तो आएगा। तो लगभग पूछा है तो आपका उत्तर हो गया 33%। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग को मिलाकर कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है? प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में महिलाओं की संख्या कितनी है? अब आ जाते हैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। यहाँ पर प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि 35% कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारी कितने हैं पहले ये देखेंगे, 35%। मार्केटिंग में कितने हैं? 18%। तो 1800 का 35% पहले हम निकालेंगे, 35% कितना होगा? तो कहीं कॉपी पेन है तो लिख लीजिए कि 1800 का 35% निकालना होगा जब, तो हम लिख लेंगे सीधे 18 गुणे 35, क्योंकि बटे 100 करेंगे दोनों जीरो कट जाएंगे। तो 18 गुणे 35 करेंगे, 18 गुणे 35, 35 को 18 से गुणा करेंगे, 35 को 18 गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? नहीं पता है? चलो सीधा सीधा ऐसे कर लो, नहीं बहुत ज़्यादा गुणा आता है, जल्दी जल्दी नहीं कर पाते तो ऐसे कर लो। 35 गुणे 20, 18 है 20 मान लो, तो 35 गुणे 20 कितना होगा? यानी 35 दूना 70, 700 हो जाएगा। अब 2 कम है तो 35 दूना 70, तो 70 इसमें से घटा दो, 700 में से 70 घटा दो, तो 35 गुणे 18 का मतलब पता चल जाएगा, यानी 630। तो यहाँ हमको ये पता चला कि हमारे पास 630 कर्मचारी प्रोडक्शन में है। अब ऐसे आ जाते हैं मार्केटिंग में, मार्केटिंग में, ये मार्केटिंग में हम लोगों ने निकाला है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन में हमारे पास 35% है और यहाँ पर 18, अच्छा 35 18 दोनों सेम तो है, तो ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया कि 35 गुणे 18, यहाँ भी कर लिया, तो ये हो गया हमारा 630। अब यहाँ पर देखते हैं 1800 का 18%, 1800 का 18%, तो निकाल लेंगे 18 गुणे 18। अब 18 गुणे 18 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा
यहाँ पर 324। ये तो हो गए हमारे कर्मचारी। अब कहा है, प्रश्न ये है कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग को मिलाकर कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या, ये तो अभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या है, यहाँ पर तो इसमें पुरुष महिला सब है। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1020 का प्रोडक्शन में 50% कर्मचारी हैं, तो 1020 का 50% मतलब आधा 510 इसमें पुरुष हैं। 1020 का 15% अगर हम निकालेंगे तो 1020 गुणे 15/100। ना ऐसे करो, 1020 का 10% कितना होगा? 10% होगा 10.2, यही तो होगा। तो 15% कितना होगा? 15% कितना होगा? तो हो जाएगा आपका 153। 153, तो यहां पर हो जाएगा 153। जब यहां पर हमारे पास आया 153, इधर आ गया 15% इसका, 10% हो गया हमारा 102, तो 15% हो जाएगा 153। अभी 153 यहाँ पर हमारे पास पुरुष हैं, यहाँ पर 510 पुरुष हैं, कुल कर्मचारी 630 है, तो महिला कितनी होंगी? 630 में से 510 घटा दो, 120 पुरुष प्रोडक्शन में है, 324 में से 153 घटा दो, 171 हमारे पास महिला कर्मचारी मार्केटिंग में है। तो अब प्रोडक्शन और मार्केटिंग में मिलाकर कुल महिलाएं कितनी हैं? 120 और 171, यानी 291। अब यहाँ पर हम विकल्प देखते हैं कि क्या 291 है। हाँ बिल्कुल, सी में हमारे पास दिया गया है कि 291। तो इस तरीके से एक एक समझ कर आप करेंगे तो बहुत, यहाँ तो हम समझा रहे हैं तो भी समय लग रहा है, नहीं तो ऐसे करने कहा जाए तो बहुत ईजी वे में जल्दी जल्दी होता चला जाएगा। तो ऐसे यदि अब यह प्रश्न देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं, कितने लोगों की समझ में है बताइएगा फिर, कि अगर आईटी विभाग में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधे पुरुष थे। आईटी विभाग में, जैसे यहाँ पर दिया गया, आईटी विभाग में देखें प्रश्न ये दिया गया, आईटी विभाग में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधे पुरुष थे। ठीक है, यानी 600 का 26% निकालेंगे। पहले हम 600 का 26% निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना? 156। और 156 में आधे पुरुष थे, यानी हमारे पास 78 पुरुष थे। अब ये कहा गया आधे पुरुष हों तो आईटी विभाग में पदोन्नत प्राप्त पुरुषों की संख्या का कितने प्रतिशत था? आईटी विभाग में पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या, पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधे पुरुष थे, तो आईटी विभाग में पदोन्नत प्राप्त पुरुषों की संख्या का कितने प्रतिशत थी? अब आईटी विभाग में 600 कर्मचारी हैं तो 78 कितने प्रतिशत होगा? 78 कितने प्रतिशत होगा? अब यहाँ पर पुरुष आपको निकालना है। कहा यदि ऐसा हो, ये उसने माना है कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा, तो आप निकालेंगे। अब निकाल कर आप बताइएगा कि कुल कितने प्रतिशत बनेगा, कि आईटी विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर बताते हैं। 1020 में पुरुष कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर 20% दी गई है, तो 1020 का 20% कितना होगा? 204 होगा। 78 कितने प्रतिशत है? 204 का। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने लोग सही उत्तर बताएंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए, अकाउंट विभाग में कितनी महिलाएं थी?
अकाउंट विभाग में कितनी महिलाएं थीं। अब यहाँ पर आते हैं कि अकाउंट विभाग में कितनी महिलाएं थीं। आ जाइए यहाँ पर देखिए, अकाउंट विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कुल कर्मचारियों की संख्या 20%, तो 1800 का 20% यानी 360। पुरुष कर्मचारी 5% है, यानी 1020 का 5%, 1020 का 10% 102 होगा, तो 5% उसका आधा होगा, यानी 51 होगा। 51 पुरुष हैं। कुल कर्मचारी हैं अकाउंट में 360, पुरुष है 51, तो महिला कितनी होंगी। 360 में से 51 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 309। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा 309। ये देखिए पहला विकल्प 309। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको एक एक करके हल करना है, जहां ना समझ में आए वहां पर बताइए। अब दिया गया कि विश्वविद्यालय दिया गया और शिक्षकों का वितरण दिया गया। विश्वविद्यालय है और शिक्षकों का वितरण है। 6 विश्वविद्यालय हैं ए से लेकर एफ तक, और इसमें शिक्षकों का वितरण है 11%, 17%, 19%, 6%, 29% और 18%, जिसमें कहा गया कि ई विश्वविद्यालय में जो 29% शिक्षक हैं उनकी संख्या दी गई कि इसमें कुल शिक्षक हैं 1856। कुल कितने हैं, 1856। तो अब सबसे पहले हमको ये निकालना है कि अगर 29% बराबर 1856 है तो 1% बराबर कितना होगा। सबसे पहले अगर हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारे लिए यह DI आसान हो जाएगी। तो 1856 कितने प्रतिशत है, 29, तो 1% कितना होगा, 29 से भाग दे देंगे। लगभग हम 29 से तो 30 मानकर चल रहे हैं। 30 6 बार हो जाएगा, मान लो 180 हो गया, 180 मान लिया हो गया। तो 180 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 बार है तो इसमें 6 कम होगा। 6 टाइम अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कितना, 6 कम होगा, है ना। तो 180 नहीं होगा, बल्कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 174। अब अगर 174 यहाँ माइनस कर देंगे, 174 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास कितना बचेगा। तो इस हिसाब से 29 से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा हमारा ये 4 टाइम हो जाएगा। तो लगभग में अगर करते हैं तब भी हमको पता चल जाएगा कि लगभग 64 है, यानी 1% बराबर कितना होगा, 64। ये क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत की पॉइंट है, आपको इस पूरे में आपको काम करेगा। इससे संबंधित जो 5 प्रश्न है वहाँ ये काम करेगा कि 1% बराबर 64। इतना हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिया है बी में संख्या डी और ई में शिक्षकों की संख्या का कितने प्रतिशत है। बी में संख्या, हमको संख्या नहीं निकालना है क्योंकि सब में सेम है। तो बी में संख्या कितना है, 17%। डी और ई में शिक्षकों की संख्या, डी और ई में शिक्षकों की संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी 29 और 6 35। यही तो हुआ। तो 17 कितने प्रतिशत है, 35 का। बी में संख्या, यानी बी में संख्या 17% जो है वो डी और ई यानी 29 और 6 35, तो कितने प्रतिशत है। अगर हमारे पास यहीं पर फिर से आप समझें कि कुल संख्या 35 है, कुल संख्या 35 है। इस 35, मान लिया 35 पुरुष हैं, 35 अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर 35 लोगों का समूह है, 35 लोग हैं, 35 लोग में से 17 अगर हम कह दें पुरुष हैं, तो कितने परसेंट पुरुष हुए। आधा तो हुआ नहीं, 50% तो होगा नहीं, क्योंकि 50% 35 का आधा 17.5 होता, तो 0.5 का अंतर आ रहा है, तो आधा तो नहीं होगा, आधे से कम। तो आधे से कम यानी हमारा विकल्प कौन सा होगा, 49%। बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से आपको देखते हुए चलना है। अब फिर देखिए अगला प्रश्न, यदि विश्वविद्यालय सी में 25% महिलाएं हैं तो सी में कितने पुरुष हैं। अब सी में कुल हैं कितने, सी में आते हैं। यहाँ पर
सी में 19% है। अब हमको यहाँ पर ये याद आना चाहिए कि 1% बराबर हम लोगों ने निकाला था 64 और यहाँ 19% कुल है, तो 19% बराबर कितना होगा? 64 गुणे 19 कर लेंगे तभी तो निकलेगा कुल कितना होगा। भाई एक एक कैलकुलेशन जब हम करेंगे तभी इस तरीके से आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर 19 गुणे 64 जो दिया गया, कर लीजिए 19 गुणे 64 कितना हो जाएगा? पेन होना चाहिए आपके पास। 19 गुणे 64 1216, 1216। अब इस 1216 में ये कहा गया कि 25% महिलाएं हैं, 25% महिलाएं हैं, यानी महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं 25% मतलब 1/4, 1/4। तो 1216 का 1/4 कितना होगा? 4 से भाग दीजिए, 304 महिलाएं होंगी, 304 महिलाएं होंगी। अब अगर 304 महिलाएं हैं, 1216 में 304 महिलाएं, तो पुरुष कितने हैं? यही प्रश्न है। कुल 1216 हैं और महिलाएं 304 हैं, तो पुरुष कितने हैं? 1216 में से 304 आप घटा दो, 0 है तो 16 में से 4 घटा दो, सीधे 12 हो गया। 12 में से 3 घटा दो आप 9 हो गया, यानी 912। कुल पुरुष कितने हैं? आपका उत्तर हो गया यहाँ पर डी, 912। बात समझ में आ गई? अब कहा गया अगर ए बी सी और डी ई एफ में शिक्षकों की कुल संख्या एल एम हो तो एल एम का अंतर किसके बराबर होगा? अब देखें, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। तो ए बी सी में हम प्रतिशत ही से ना पता कर लें, 17 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 19, तो आप ऐसे जोड़ लो 19, ऐसे चलिए ऐसे जोड़ लेते हैं, 9 1 10 7 17, 17 1 2 3 4 47%। अगर एक में टोटल 100 होते हैं, अगर इधर 47 है तो उधर हमारे पास 53% होगा, यानी इसमें हमारे कितने हैं? 53 और इसमें है 47%। कहा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर कितना होगा? 47 और 53 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, 6%। तो यही पूछा है कि किसके अंतर के बराबर होगा। अगर ए बी सी और डी ई एफ तीनों में शिक्षकों की कुल संख्या एल एम है, तो एल एम का मान यानी एल एम का अंतर किस विश्वविद्यालय के शिक्षकों की संख्या के बराबर होगी? तो किस में 6% हैं? डी में 6% हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी में। यहाँ पर आप देखें उत्तर हो जाएगा आपका डी। यदि विश्वविद्यालय एफ के 1/36 शिक्षक प्रोफेसर हैं, 1/36 शिक्षक प्रोफेसर हैं, तो अब यहाँ पर आप देखें विश्वविद्यालय एफ, पहले विश्वविद्यालय एफ में आएंगे। एफ में कितने हैं? कुल है 18%, है ना? 18% हैं, यानी कुल है कितने? 1% बराबर हम लोगों ने निकाला था अभी प्रारंभ में ही 64, मैंने बताया था ये की पॉइंट आपके लिए होगा। तो 18% बराबर कितना होगा? यानी 64 गुणे 18, एफ में 18 है, तो हम करेंगे कि 64 गुणे 18 कितना होगा, तो निकालेंगे 64 गुणे 18 हो जाएगा 1152, 1152 हो गया। अब यह पता चल गया कि एफ विश्वविद्यालय में 1152 इसमें प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, लेकिन ये कहा गया कि जितने हैं उनके 1/36 इसमें प्रोफेसर हैं, तो 1152 को 36 से भाग कर दो, 1152 को 36 से भाग कर दो, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कुल कितने प्रोफेसर हैं।
तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर 36 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 32 प्रोफेसर हो गए। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि विश्वविद्यालय एफ में हमारे पास 32 प्रोफेसर हैं। अब क्या कहा है प्रश्न पर आगे आते हैं। यदि विश्वविद्यालय एफ के 1/36 शिक्षक प्रोफेसर हैं तो कुल कितने प्रोफेसर हैं हमने निकाल लिया है, 32 हैं। और प्रत्येक प्रोफेसर 96,000 सैलरी उसकी है, वेतन है। तो सभी प्रोफेसर के कितने वेतन हैं? तो इसका मतलब कि 96,000 अगर एक प्रोफेसर का वेतन है तो 32 प्रोफेसर का वेतन कितना होगा, गुणा कर लेंगे। 32 गुणे 96,000, 32 गुणे 96,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,72,000, यानी 30.72 लाख। यही उत्तर हो गया। अब विश्वविद्यालय ACDEF में औसत संख्या कितनी है? ACDF में औसत संख्या कितनी है? तो ACDF अब इसमें कुल है कितने, पहले प्रतिशत देख लेते हैं। 11, 19, 6, 18। 11 यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कि 11 प्लस 19 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा। 30, 6 कितना हो जाएगा, 36 और 18 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 54। टोटल हमारे पास 54% हैं इसमें। अब अगर 54% हैं तो औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? तो कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग कर दीजिए। 54 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 4 3 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 13.5%। तो औसत कितने हैं? औसत संख्या है 13.5%। विश्वविद्यालय ACDF में 13.5% औसत संख्या है, लेकिन यह औसत प्रतिशत में नहीं पूछा है, संख्या पूछा है। तो ठीक है, संख्या निकाल देंगे। 1% बराबर हम लोगों ने देखा था 64, तो 13.5% बराबर कितना होगा, यानी 13.5 गुणे 64, 13.5 गुणे 64 कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप भी गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 864, यानी उत्तर हो जाएगा C 864। तो यहाँ पर मैंने जो समझाया आप लोगों को 42 मिनट में, कितना समझ में आया ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी कल इसी तरीके से DI के आज 3 सेट थे, कल लगभग 10 सेट देने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रश्न के माध्यम से ही आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि ये वही सेट दिए जाते हैं जो 2023 में पूछे गए। कल जो सेट दिया जाएगा 2023 में, 2022 में जो DI आई है 22 और 23 में, वही सेट दिए जाएंगे, ताकि यह ना किसी को लगे कि सर आप अपने मन से दे रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं, है ना। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछने का पैटर्न हाल ही में रहा है, पिछली कक्षा में रहा है, ठीक उसी तरीके के प्रश्न दे रहे हैं, ताकि ना आपको बहुत कठिन लगे ना बहुत आपको सरल लगे। जो पूछा गया है बस वही दिया गया। बात समझ में आ गई। और संयोग की बात है, हो सकता है कि इसी में से आपको मिल भी जाए आगे परीक्षा में। उसका रीज़न ये है कि ये अन्य अलग अलग विषय के मैंने आपको दिए हैं। तो जब अलग अलग विषय का होता है, मान लिया कॉमर्स का है तो कॉमर्स वाले में फर्स्ट पेपर 23 में पूछा गया, तो उसी को उठाकर रिपीट कर दिया गया, हिंदी वाले को दे दिया गया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, हुआ भी है एक आध बार। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि हो सकता है कि मिल ही जाए आपको। तो इसीलिए भिन्न भिन्न विषयों में जो पूछेगा वो आपको कराया जाएगा। बाकी कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा।